भी बोला, सरकार ने उसी का मुंह बंद करने की कोशिश की। वर्तमान केंद्र सरकार यह चाहती है कि लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए जाएं, कोई बोल ना पाए, उनको काम करने से रोकती है, उनके हाथों में मानो हथकड़ियों और पैरों में बेड़ियां डालना चाहती है। वो चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे वो नारायण मूर्ति हो, बोलते ही मुंह खोलते ही 500 करोड़ का नोटिस, बाबा को भी 100 करोड़ से ज्यादा का नोटिस। टाटा जैसे ऐसे कॉर्पोरेट हाउस को जिसने ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रामाणिकता से देश की सेवा की, उसको भी उसके शीर्ष व्यक्ति को कहना पड़ता है कि हमें आप कोई उद्योग लगाने के लिए 7 साल लग जाते हैं परमिशन लेने के लिए। अब ये सरकार खुद एक्सपोज हो चुकी है और 3 कारणों से इस सरकार का जाना तय है। पहला कारण, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से मचा हाहाकार। दूसरा कारण, विगत 10 वर्षों के लाखों करोड़ रुपए के घोटाले। और घोटालों के ऊपर शर्मिंदा होना तो बहुत दूर की बात है, आधी के करीब कैबिनेट इनकी जेलों में जा चुकी है। और यदि ईमानदारी से यह सरकार कार्रवाई करती तो, क्योंकि कोल घोटाले में खुद सरकार के मुखिया फंसे हुए हैं, सरकार की मुखिया सहित पूरी कैबिनेट को शायद तिहाड़ जाना पड़ता। इतना गुस्सा, इतनी घृणा इस सरकार के प्रति देश के लोगों में है कि अब इसका जाना तय है। तीसरी बात, हमें लगता ही नहीं कि हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री है, माने राजनीतिक शून्य आ गया। और भविष्य के भी नेता के रूप में जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो आदरणीय मोदी जी सहित विपक्ष के नेताओं के सामने अदना दिखता है, बोना सा दिखता है, पासिंग में भी नहीं आता। देश के लोगों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, ये वोट में बदलेगा और इसका ध्रुवीकरण होकर के एक स्थायी और मजबूत सरकार के रूप में ये पूरा गुस्सा सामने आना चाहिए। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसको वोट में तब्दील करके उसका ध्रुवीकरण करने का सामर्थ्य मेरे अपने आकलन के अनुसार नहीं, आज तक जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, जितने भी जनमत संग्रह हुए हैं और देश भर में लाखों किलोमीटर की यात्रा करके, करोड़ों लोगों से सीधी बात करके जो मैंने अनुभव किया, देश में इकलौता एक नरेंद्र मोदी है जो इस सारे गुस्से को, सरकार के खिलाफ इस आक्रोश को, घृणा को ध्रुवीकरण कर सकता है और एक अस्थायी सरकार देश में दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ लोग जो कांग्रेस के द्वारा शायद प्रमोटेड हैं, देश के लोगों को ऐसा शक होता है कि जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से उनको कोई बहुत बड़ी शह दी जा रही है, कोई मदद की जा रही है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसके पीछे कोई षड्यंत्र कर रही है। मैं कोई यहां मोदी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जो सर्वेक्षणों में बात सामने आई, जनता की जो आवाज सुनाई दी मीडिया के सामने, उसको कहना मैं अपना धर्म कर्तव्य समझता हूं। इसलिए
कि सच को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। और हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है। जिस पार्टी की नीतियां, जिस पार्टी की निष्ठा और नेतृत्व राष्ट्र विरोधी है, जन विरोधी है, उसको किसी भी कीमत पर देश की सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। और मैं स्वयं और परिवर्तन के सपने देखने वाले इस देश में वो करोड़ों नागरिक जो इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और लाखों करोड़ रुपए कालाधन के रूप में जिन बेईमान लोगों ने लूटा है, देश के साथ नाइंसाफी करके, धोखा और गद्दारी करके, उसको तो देश को दिलाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कभी एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, और इस बेईमान सरकार को टक्कर देने की एक ही शख्स में हिम्मत है। इसलिए मैंने उसका नाम आपके सामने रखा कि 67 सालों से देश के साथ धोखाधड़ी करके जन को जिन्होंने नीलाम कर दिया, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत आबरू जिन्होंने बेच डाली एक तरह से, अब उस भ्रष्ट पार्टी की विदाई में ही देश की भलाई है। अब मैं पूरे देश में सुनता हूं कि कांग्रेस की विदाई में ही देश की भलाई है। ये मैं नहीं कह रहा, और कांग्रेस के तरह ही उस जैसी नियत, निष्ठा और नेतृत्व जिन पार्टियों का है, अब उनका भी साथ ये देश नहीं देगा। बहन राजबाला की हत्या करके इन्होंने साबित कर दिया ये भ्रष्टाचारी भी है, ये अत्याचारी भी है। और जिस तरह से पिछले दिनों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, और उसमें सरकार ने जो असंवेदनशीलता दिखाई, इसका मतलब ये भ्रष्टाचारियों के भी साथ में, ये अत्याचारियों के भी साथ में एक केंद्र सरकार और बलात्कारियों के भी साथ खड़ी दिखाई देती है। इसको सत्ता में रहने का नैतिक और संवैधानिक हक नजर नहीं आता है। ये सोच रहे थे कि बाबा ने जो आंदोलनों की श्रृंखला शुरू की थी वो ठंडी पड़ जाएगी। 14 नवंबर 2010 से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हमने कॉमनवेल्थ गेम घोटाला जो हुआ उसके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई, हजारों लोगों के हुजूम के साथ। फिर 27 फरवरी 2011, 27 फरवरी 2011 है, फिर 4 जून 2011 है, फिर 3 जून 2012 है, फिर 9 अगस्त, और उसके बाद ये श्रृंखला चल रही है। अब लोकसभा चुनाव जब भी होंगे उससे ठीक पहले, जितना बड़ा पहले आंदोलन रामलीला मैदान में 4 जून 2011 को हुआ था, उससे कई गुना बड़ा आंदोलन फिर से होगा, और पूरे देश के सामने इस सरकार को एक्सपोज करेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों की मेमोरी बहुत थोड़ी होती, भूल जाते, हम भूलने नहीं देंगे कि इन्होंने बोफोर्स घोटाले से लेकर के, यूरिया घोटाले से लेकर के, और कॉमनवेल्थ घोटाला, फिर आदर्श सोसाइटी घोटाला, और फिर 2G घोटाला और जीजाजी घोटाला, घोटालों की लाइन लगा करके रख दी। और सारे घोटालों के तार, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो या हेलीकॉप्टर घोटाला हो, सब घोटालों के तार आखिर एक ही खानदान से क्यों जुड़े मिलते हैं? माना कि दूध से धुले दूसरे भी नहीं, दामन पर दाग उनके भी लगे हैं, लेकिन इनके दामन पर तो दाग ऐसे लगे हैं कि उनके धोने के लिए ना कोई वॉशिंग पाउडर ना कोई साबुन बना है। अब तो इनको बुरी तरह से धोना ही पड़ेगा, वही एक इलाज है। तो यदि निर्धारित समय से चुनाव होंगे तो फरवरी महीने में फिर से देश के अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और रामलीला मैदान में वही झंडा गड़ेगा। और यदि उससे पहले चुनाव हो जाते हैं तो ठीक चुनाव से पहले फिर से एक बड़े आंदोलन की आगाज होगी, फिर से एक बड़े आंदोलन का शंखनाद होगा। अभी जून के बाद जुलाई महीने से हम पूरे देश भर में जो गांव और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं
उनके हम सम्मेलन लेंगे, क्योंकि वर्षा है, उस समय बड़ी सभाएं संभव नहीं हो पाती हैं। और उसके बाद सितंबर महीने से पूरे देश भर में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए फिर से हमारी योग दीक्षा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा शुरू हो जाएगी। और जब तक ये सत्ता नहीं बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि हमने बहुत आंदोलन करके देख लिए। अब चाहे वो कालाधन वापस लाने के लिए कानूनी प्रावधान करने का प्रश्न हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जो कानून में तब्दीली करने की बात हो, या इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का प्रश्न हो, अब सारे परिवर्तन का रास्ता सत्ता परिवर्तन से ही होकर के जाएगा। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकेंगे। और भारत स्वाभिमान का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो भी आज हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सपनों का भारत, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, ये भी आज हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है, लेकिन ये भारत स्वाभिमान का खुला एजेंडा है। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट